हेलो बच्चों, नमस्कार। आपका स्वागत है इस वीडियो में। और मेरे प्यारे बच्चों, मैं इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को रिवाइज करवाने वाला हूँ इंड एस 34 दैट इज इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। एक छोटा और आसान सा वैसे तो ये वाला इंड एस है। एंड ये पेपर के अंदर से अगर बोलूँ बेटा, इसमें से 4 से 6 नंबर तक का क्वेश्चन इस वाले पर्टिकुलर इंड एस से आ जाता है। ठीक है ना, है बड़ा आसान सा। हाँ, जो भी मैं नोट्स आप लोगों को दिखाऊंगा, मैंने पहले के वीडियोस में भी बोला हुआ है, प्लेलिस्ट एक ही बनी हुई है जहाँ पे सारी के सारे आपके वन शॉट्स अवेलेबल है। कि जो भी नोट्स वगैरह आपको मिलेंगे बेटा, इसी वीडियो के नीचे आप लोगों को एक टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहां पर ही आप लोगों के साथ में बेटा जो नोट्स वगैरह वहां शेयर होते हैं। सो घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं, आप उसे ज्वाइन करेंगे आपको नोट्स मिल जाएंगे। चलिए बेटा, स्टार्ट करते हैं इस डिस्कशन को। सो बेटा, इंड एस जो 34 है उसका नाम है इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। इंटरिम का मतलब होता है 1 साल से कम पीरियड के लिए, 1 साल से कम पीरियड के लिए। ना ये जो स्टैंडर्ड है बेसिकली बताने जा रहे हैं, इसका स्कोप क्या है कि रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर ऑफ दी जो इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम लोग बनाते हैं। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ मैं पहले लिंक करना चाहूंगा। हम कई बार एक वर्ड सुनते हैं इंटरिम रिजल्ट्स को लेके, विच इंटरिम रिजल्ट को लेके। सो इंड एस 34 का नाम तो इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है। एक हम सुनते हैं बेटा इंटरिम फाइनेंशियल रिजल्ट्स, और एक है हमारा ये वाला इंड एस इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ठीक है ना। नौ बात को ध्यान से समझना बेटा, जो इंटरिम रिजल्ट्स होते हैं ना, वो लिस्टेड कंपनीज को लागू होते हैं। किसको? लिस्टेड कंपनी को। स्टॉक एक्सचेंज के हिसाब से वहां पर उन्हें देने पड़ते हैं लिस्टेड कंपनीज को। ठीक है ना, स्टॉक एक्सचेंज को दिए जाते हैं वो सेबी रेगुलेशन के हिसाब से, और वो क्वार्टरली ही देने होते हैं। वो क्या देने होते हैं? क्वार्टरली ही देने होते हैं। ठीक है ना, जो कि इन पर्टिकुलर रेगुलेशंस लिस्टिंग एग्रीमेंट के हिसाब से उन्हें क्वार्टरली देना होता है। और एक हमारे पास ये वाला इंड एस आ रहा है इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जो कि हमारा अगर कभी भी हमें अपने पास में इंटरिम मतलब 1 साल से कम के पीरियड के लिए अपने पास में रिपोर्टिंग करनी है, 1 साल से कम पीरियड के लिए रिपोर्टिंग करनी है, तो हम इंड एस 34 लगाते हैं। इंड एस 34 लगाते हैं। यहाँ ऐसा कोई मैंडेट नहीं है कि क्वार्टरली वाली बात होती है। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर में हमारा क्वार्टरली वगैरह बोलता है, बट वो 6 मंथ्स भी हो सकता है, तो लेस देन 1 ईयर की बात होती है। इट कैन बी 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ। ठीक है ना। नो, जो एक छोटे सा सवाल मन के अंदर एक और निकल के आता है, वो ये आता है कि सर ये तो अगर बिल्कुल ही अलग है, तो क्या इस स्टैंडर्ड का कुछ भी हिस्सा इनको लागू होता है? बिकॉज हमें ये भी पता है यार कि जो हमारे इंडिया से वो इनको लगते हैं सर, सारी लिस्टेड कंपनीज को लग रहे हैं। ठीक है ना, चलो बैंक्स इंश्योरेंस की अलग बात हो जाती है। ठीक है ना, उनके पे नहीं है। फिर अनलिस्टेड कंपनीज जिनकी नेटवर्थ आती है, वो हम एप्लीकेबिलिटी में सीख रहे हैं, इनकी 250 प्रोडक्ट से ज्यादा एक नेटवर्थ है, तो उन पे लग रहे होते हैं। तो सर आ तो रहे एक प्रकार से, तो बात समझो। तो यहां पर में एक ऐसा एक्सपेक्ट आ रहा है, हमारा स्टैंडर्ड 4 चीजों कवर करता है: रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर। तो बात समझना बेटा, जो प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट्स है, वो इन केसेस के अंदर के लिए सेबी की रेगुलेशंस में बता रखी है। और अगर आप आईएफआर अपने पास इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो वो इस वाले इंड एस ने अलग से बता रहे। बट जो रिकॉग्निशन मेजरमेंट के प्रिंसिपल्स है, ध्यान से, जो रिकॉग्निशन मेजरमेंट के प्रिंसिपल्स में अभी आपको सिखाऊंगा, वो इंड एस 34 की लागू होते हैं इन पे भी, और इंड एस 34 की लागू होते हैं इंटरिम रिजल्ट्स में भी। मतलब जो इवन क्वार्टरली आपका स्टॉक एक्सचेंजेस पे सबमिट करना पड़ता है, उसके लिए जो रिकॉग्निशन मेजरमेंट के प्रिंसिपल्स जो भी हम समझेंगे, वो इवन चाहे वो स्टॉक एक्सचेंज को सबमिट कर जा रहे, क्वार्टरली सबमिट जा रहे हैं, वो रिकॉग्निशन मेजरमेंट प्रिंसिपल्स इंड एस 34 ही बता रहा है, जो कि वहां पे लगते हैं। वो इंड एस 34 ही बता रहा है, जो कि वहां पे लग रहा है। बात समझ आ रही है मेरी? यस सर। तो इसीलिए आपके पास में इवन यहां वाले के अंदर में भी इंड एस 34 का रोल आ जाता है, बिकॉज रिकॉग्निशन मेजरमेंट के प्रिंसिपल्स यही वाले लगते हैं। ठीक है ना। नाउ टू मूव फर्दर, बेटा ये स्टैंडर्ड हमें ये मैंडेट नहीं करता है। मैंने बोला था ना, ये स्टैंडर्ड ये नहीं बताता कि किस किस को अपने पास इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट बनानी, पर वो कहता है अगर कभी भी आप बनाओगे, तो फिर आपको अपने पास में जो है इस स्टैंडर्ड को अपने पास फॉलो करें। ये कितनी फ्रीक्वेंसी क्या वो है आपके पास, वो ये स्टैंडर्ड नहीं बता रहा। कह रहे जिसको भी इंटरिम 1 साल से कम पीरियड के लिए रिपोर्टिंग करनी है, वो इस स्टैंडर्ड को फॉलो करेगा। ठीक है ना। इंटरिम का मतलब क्या होता है? जब भी आप 1 साल से कम के लिए बना रहे हो, इट कैन बी आपके पास 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ। इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट क्या हो गया सर? कहते हैं 2 प्रकार से बन सकती है। जो आप बना रहे हो 1 साल से कम पीरियड के लिए, आप 3 महीने या 6 महीने के लिए बना रहे हो, उसमें कहते हैं 2 तरीके से आप बना सकते हो। एक तो होता है बेटा कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंप्लीट क्या है? जो हम पूरा सेट बनाते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला। कौन सा? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, जो इंड एस 1 और शेड्यूल 3 के हिसाब से। और एक होता है कंडेंस सेट, जो जनरली हर कोई फॉलो करता है, बिकॉज ऑब्वियसली बात है, कंप्लीट में बहुत ज्यादा समय लग जाता है। कंडेंस में आप सिर्फ क्या देते हो? हेडिंग्स और सब हेडिंग्स देते हो। हेडिंग्स और सब हेडिंग्स देते हो उस पर्टिकुलर पीरियड के लिए, वो 3 महीने 6 महीने के लिए, जितने के लिए आप बना रहे हो। ठीक है ना। हेडिंग्स मतलब क्या हो गया? नॉन करंट एसेट, करंट एसेट उतना लिख रहे हो। और सब हेडिंग्स में क्या क्या? पीपी, इंटेंजिबल एसेट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ऐसे करके दिखाते हो। मतलब आपको अलग से डिटेल में नोट्स अकाउंट्स वगैरह देने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, कोई चेंजेस वगैरह होते हैं उनके बारे में बताना पड़ता है। तो एक हो गया आपके पास कंप्लीट, या हो गया आपके पास कंडेंस, ये पता होना चाहिए। अब सबसे पहले बात आती है बेटा आपके पास में, जब आपका पीरियड जो है, मैं इस चीज को क्लियर करना चाहता हूं बेटा, इन वालों के लिए जो प्रेजेंटेशन का पीरियड दिया गया है, वो सभी रेगुलेशन देता है कि बैलेंस शीट, पीएल का जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो कैसे दे। बट जो भी कंपनीज अपने पास इंड एस 34 के हिसाब से अपने पास में इंटरिम रिपोर्ट बनाने जा रही है, जब भी आप बनाने जा रहे हो, तो यहाँ के लिए प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट अलग है।
वो क्या बोलते हैं प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर में। मान लीजिए मैं कहता हूँ इंटरिम पीरियड हमारा ये है 1 जुलाई 25 से 30 सितंबर 25, हमने बोला ना 1 साल से कम, क्वार्टर भी हो सकता है, मैं 6 महीने दोनों ले लूंगा। तो आपका ये साल शुरू हो रहा था, इसमें आप इस पर्टिकुलर पीरियड की इंटरिम रिपोर्टिंग करना चाहते हो, तो आपको क्या क्या चीज दिखानी है। देखो हमारी 4 चीज होती है, बैलेंस शीट, पीएनएल, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, सॉकी और एक कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो क्या क्या दिखाना है, एक करंट पीरियड का है, एक पिछले साल का है, कंपेरेटिव के लिए। तो बैलेंस शीट जो आप बनेगी बेटा, बैलेंस शीट हमेशा एज ऑन दैट पर्टिकुलर डेट होती है, तो वो तो इस दिन की बनेगी 30 सितंबर 25 की, जब वो खत्म हो रहा है। अच्छा, कंपेरेटिव में आप किसकी बनाओगे, जो पिछला साल खत्म हुआ था तब की तो बनी होगी ना, यस, तो 31 मार्च 25 की होगी, पिछले साल के एंड की। अच्छा, पीएनएल दो बनते हैं, कौन कौन से, एक बनेगा उस पीरियड का जो भी आपका इंटरिम पीरियड है, तो मान लीजिए इंटरिम पीरियड 3 महीने का है तो 3 महीने का बनेगा, और एक बनेगा टिल डेट, मतलब इसी साल का टिल डेट बनाया जाएगा 1 अप्रैल से लेके आपका 30, इसे बोलते हैं ईयर टू डेट, ईयर टिल डेट। सेम विजा विज कंपेरेटिव्स बनते हैं, तो आपका पिछले साल का 3 महीने का और पिछले साल का 6 महीने का वो बनेगा। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी और कैश फ्लो दोनों ही ईयर टिल डेट बनते हैं, वाईटीडी ही बनते हैं, उसमें फॉर द पीरियड है ही नहीं, वो हमेशा दोनों ही बन रहे हैं। कौन से, सॉकी भी, वो भी 6 महीने का आपका टिल डेट बन रहा है कंपेरेटिव में पिछले साल का, कैश फ्लो स्टेटमेंट भी टिल डेट बन रही है, पिछले साल की बन रही है। ये फर्क है जब आप लिस्टेड कंपनीज के क्वार्टर रिजल्ट्स का देखते हो, वो सभी रेगुलेशंस ने अलग से दिए हुए, तो आप पीएनएल वगैरह देखते हो ना, बहुत सारे बन रहे होते हैं, वो उनके हिसाब से है, ये इंडेक्स 34 के हिसाब से, यही आपका फर्क है जो समझ आना चाहिए, नहीं तो बच्चा कई बार इससे कंफ्यूज होता है, जो मेरे को क्लैरिटी आपको देनी थी, ठीक है ना। तो ये आपके पास अगर आप बना रहे हो इंटरिम रिपोर्ट तो आपको ये हिसाब से बनानी पड़ती है, ये चीजें देनी पड़ती है। ओके, अगर फॉर एग्जांपल आपका इंटरिम पीरियड 6 महीने का है, 6 महीने का है, मतलब लेट से 1 अप्रैल से 30 सितंबर, तो इसमें आप फर्क देखना कहाँ पड़ेगा। देखो बैलेंस शीट तो वही आ रही है इस पीरियड एंड की 30 सितंबर की, और एक पिछला साल जब खत्म हुआ वो कंपेरेटिव में आ रही। बैलेंस शीट में कभी मत बोलना सर पिछले साल की 30 सितंबर की देंगे, अरे बैलेंस शीट एज ऑन दैट पर्टिकुलर डेट फाइनेंशियल पोजीशन बता रही है आपकी, ठीक है ना। तो वो 30 सितंबर के साथ 31 मार्च के, उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। हाँ, पीएनएल जो है वो फॉर द पीरियड आपके पास, अब वो इंटरिम पीरियड का 6 महीने का, एक तो वो बनेगा, एक ईयर टिल डेट बनेगा। मजे की बात क्या, ईयर टिल डेट भी यही है, मजे की बात क्या, ईयर टिल डेट भी यही है, तो यहाँ पे पीएनएल इसलिए एक ही बन रहा है क्योंकि यहाँ पे वो इंटरिम पीरियड भी 6 महीने और ईयर टिल डेट भी 6 महीने, तो इसलिए एक ही पीएनएल, और कंपेरेटिव में भी आपका एक ही आया। फर्क सिर्फ इस चीज का है, मैं इसलिए बताना चाहता था कि यहाँ पर में नॉर्मली पीएनएल हम बोलते हैं 2 बन रहे करंट में, 2 बन रहे प्रीवियस के, बट जब आपका जो इंटरिम पीरियड है वही आपका ईयर टिल डेट है, फिर तो आपके लिए एक हो गया ना। और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी और कैश फ्लो जो वो तो वैसे ही हमारे क्या बनते हैं, ईयर टिल डेट बनते हैं, वो तो 6 महीने के ही आ रहे हैं, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं। सो दिस इज ओनली फॉर इन्फॉर्मेशन से कि आपको पता होना चाहिए कि जब आप इंड एस 34 लगा रहे हो तो उसमें प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर की क्या रिक्वायरमेंट रखी गई है। नाउ मेरे प्यारे बच्चों हम चलते हैं इंपॉर्टेंट बात पे, नाउ मेरे प्यारे बच्चों हम चलते हैं एक छोटा सा इसमें पॉइंट है, फॉर एंटिटी जिसका बिजनेस बहुत सीजनल होता है, तो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन 12 महीने अप टू द एंड ऑफ इंटरिम पीरियड कंपैरेटिव फॉर द 12 महीने में भी यूजफुल, तो वहाँ 12 महीने वाला भी चीज आ जाती है, ठीक है ना। हमारे लिए मेन जो आता है बेटा वो रिकॉग्निशन मैनेजमेंट है, और ये इंटरिम रिजल्ट्स पे भी लागू होता है। अब जो मैं बातें करने जा रहा हूँ, ठीक है ना, इसमें क्या चीज़ आ रही है, सिंपल सी बात है, हमें रेवेन्यू लेना है, पीएल बनाते हैं, हमें खर्चे लेने हैं ताकि आपका प्रॉफिट वगैरह आएगा, तो वो ये आप बोलता है, कहते हैं सबसे पहला पॉइंट आता है कि आपकी जो अकाउंटिंग पॉलिसीज है ना उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, मतलब जो आपने एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो की है, उन्हीं अकाउंटिंग पॉलिसीज के बेस पे आप अपने इंटरिम जो रिजल्ट्स बनाने जा रहे हो, इंटरिम रिपोर्टिंग करने जा रहे हो, वो उसके लिए सेम रखे जाएगी, ठीक है ना, उसमें चेंज। हाँ, अगर आपने कोई चेंज कर दिया था पिछले साल के खत्म होने के बाद अब के बीच में, तो आप उस चेंज को ले रहे हो, तो सेम अकाउंटिंग पॉलिसीज जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में करी गई थी उन्हें ही अप्लाई किया जाता है इन द इंटरिम रिपोर्ट, एक्सेप्ट अगर कोई चेंज किया गया था साल खत्म होने के बाद, तो ऑब्वियसली आप चेंज करोगे, नहीं तो वो आप सेम रखोगे। फिर आता है बेटा रेवेन्यू, मेन चीज आ गई, रेवेन्यू रिसीव्ड ओकेजनली और सीजनली। रूल बड़ा क्लियर है, जो जिस पीरियड का रेवेन्यू है, जो जिस पीरियड का खर्चा है वो उसी पीरियड में आएगा, आप अपनी मर्जी से आगे पीछे नहीं कर सकते। आपको मान लीजिए Q2 का आप इंटरिम रिपोर्टिंग करना और उस समय कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम आई, आप ये नहीं कह सकते मैं इसे हौले हौले करके 4 क्वार्टर्स में बांट दूंगा, नो नॉट एट ऑल। आपको डिविडेंड की इनकम आई, वो आती इनकम कब रिकॉर्ड करती है, डिविडेंड की, जब डिविडेंड डिक्लेयर होता है। आप ये नहीं कह सकते मैं उसे हौले हौले करके चारों क्वार्टर में बांट दूंगा, नो, जो जिस पीरियड की इनकम है उसे उसी पीरियड में लेना है। सेम तरीके से खर्चे का है, अगर आपका मान लीजिए एडवर्टीजमेंट का खर्चा हुआ वो पहले क्वार्टर में हुआ, बहुत ज्यादा हुआ, आप ये नहीं कह सकते चारों क्वार्टर बांटूंगा क्योंकि इसका बेनिफिट तो मेरी सेल्स तो बेनिफिट मुझे 3rd क्वार्टर 4th क्वार्टर में ज्यादा होगी तो मैं वहां लेके जाऊंगा, नहीं। आपका सिंपल सा नियम वो ये बोलता है जिस खर्चे या जिस इनकम को आप ईयर एंड पे प्रीपेड आउटस्टैंडिंग का नियम लगाते हो उसी को लगाओगे आप क्वार्टर में भी, मतलब क्वार्टर इफेक्टिवली इज लाइक अ ईयर फॉर यू। तो मान लो आपने
पहले 3 महीने में अप्रैल मई जून में आपने जुलाई और अगस्त की सैलरी दे दी या रेंट पे कर दिया, तो आप उसे प्रीपेड कहोगे ना, आप उसे प्रीपेड कहते हो, क्योंकि ईयर एंड पे तो ऐसे अगर मैं करंट ईयर में अगले साल का खर्चा देता हूं तो प्रीपेड होता है मेरे पास, या करंट ईयर में पिछले साल की इनकम बन जाए तो प्री रिसीव्ड हो जाती है। तो वही नियम आपने इस क्वार्टर में लगाने। बट कोई ऐसा खर्चा, ऐसी इनकम जो आपका नॉर्मल कोर्स में कोई आपका डेफर नहीं होता, आप अपनी मर्जी से उसे नहीं कर सकते। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कोई अनइवन चीज वगैरह कि यार अच्छा मेरी उस क्वार्टर में खर्चा ज्यादा है, उस क्वार्टर में इनकम ज्यादा है, मैं उस क्वार्टर में ले जाऊंगा, तो वो नहीं कर सकते। यहां पर मैं क्या क्या बातें लिखी है एक बार फिर पढ़ते हैं और फिर मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा इसका। रेवेन्यूज दैट आर रिसीव्ड सीजनली और ओकेजनली इन एन इंटरिम पीरियड शैल नॉट बी डेफर्ड टू अदर पीरियड। आपको एकदम से मिला, ओकेजनली मिला, आप उसे डेफर नहीं कर सकते, ठीक है ना। अगर डेफर अप्रोप्रिएट नहीं होता साल के अंदर, अगर हम साल के अंत में नहीं डेफर करते तो अब भी नहीं करेंगे, ठीक है ना। वो रेवेन्यू कब रिकॉर्ड होगा, जब होगा। फॉर एग्जाम्पल डिविडेंड की इनकम है, कोई रॉयल्टी है, गवर्नमेंट का मिली, खर्चा इनकम अनइवनली, कॉस्ट जो अनइवनली होते हैं शेल बी डेफर्ड। वो कब डेफर होंगे, अगर उन्हें डेफर किया जाता है साल के अंत में। अगर मैं किसी खर्चों को ईयर एंड पे डेफर कर दूं, मतलब सैलरी, प्रीपेड रेंट वगैरह, उनको ईयर एंड पे डेफर करते हैं, उन्हीं को करना है। नॉर्मल कोर्स, मान लो गोडाउन में आग लग गई, अब नॉर्मल लॉस हो गया, लॉस बाय फायर, तो अब ये नहीं कह सकते कि अच्छा ये फर्स्ट क्वार्टर में लगा तो मैं इसने 4 क्वार्टर में बांट देता हूँ इस लॉस का इम्पैक्ट ना। आप जिस क्वार्टर में उसी क्वार्टर में आएगा ना, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉस हो गया, ठीक है ना, तो वो चीजें आप अपनी तरफ से डेफर नहीं कर सकते। प्रीपेड रेंट, प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड प्रॉपर्टी टैक्स, तो इन्हें आप ईयर एंड पे भी अपने पास लेके जाते हो आगे, तो क्वार्टर में भी ले जाओगे। नोट, जो भी खर्चा इनकम डेफर नहीं किया जाएगा किसी भी अपकमिंग इंटरिम पीरियड में ऑन द बेसिस की सेल्स आगे ज्यादा होती है। आप ये नहीं कह सकते मेरी अगले क्वार्टर में सेल ज्यादा है तो मैं अपने पास इन खर्चों इनकम को डेफर कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल बैड डेट, सेल प्रमोशन, कोई डेप्शन, एम्प्लॉय बेनिफिट का खर्चा, फाइनेंस कॉस्ट, एडमिन, एक्सेप्शनल लॉसेस, ठीक है ना, इंकर्ड इन एन इंटरिम पीरियड शुड बी रिकॉर्डेड इन दैट इंटरिम पीरियड ओनली, उन्हें डेफर नहीं करने का, ठीक है ना। इसी से रिलेटेड बेटा मैं आपके साथ में कुछ क्वेश्चन कराना चाहता हूँ जो पेपर में आए हुए भी है, ठीक है ना। 4 नंबर 5 नंबर तक का क्वेश्चन आया था, बड़े आसान से क्वेश्चन है, पता होना चाहिए, ठीक है ना। सबसे पहले देखो पेपर का है 5 नंबर का, नव्या लिमिटेड मैन्युफैक्चरर बेटा सेरेमिक टाइल्स का, उन्होंने नेट प्रॉफिट दिखाया 15 लाख रुपए का फर्स्ट क्वार्टर 18-19 का, 15 लाख का प्रॉफिट है। एडजस्टमेंट्स बता रहे हैं, हमसे क्या मांग रहे हैं, ट्रीटमेंट बता दो इंड 34 के अंदर और सही प्रॉफिट लॉस बता दीजिए क्या बनेगा, ठीक है ना। हमारी बात बेटा फर्स्ट क्वार्टर के बैड डेट्स 164 के इंकर हुए थे इस क्वार्टर में हुए बैड डेट्स का नुकसान जो आपका हुआ है 75% बैड डेट हमने डेफर कर दिए अगले 3 क्वार्टर में। हमने बोला अच्छा इसको तो हम 25% करके बांटेंगे, ऐसा कर सकते हो नहीं, आपको पूरा 164 माइनस करना था, आपने सिर्फ 25% ही माइनस किया ना, क्योंकि 75% तो आप आगे वो नहीं कर सकते। तो हम जब अपने पास बेटा बोलेंगे कि प्रॉफिट आपके पास आ रहा है 15 लाख तो था, तो आप 123 और माइनस करोगे, सर 164 क्यों नहीं, अरे यार 25% तो माइनस कर दिया, आप 75% तो डेफर कर रहे हो ना, तो वो नहीं कर सकते, तो बचा हुआ 75% भी अभी माइनस होएगा, क्योंकि आपको सही मायने में इतना माइनस करना चाहिए। तो मैंने लिखा हुआ है आपने गलती से सिर्फ 25% ही माइनस करा है, आप 75% आगे लेके जा रहे हो जो कि नहीं लेके जा सकते। फिर ऐसे ही सेल प्रमोशन का खर्चा 5 लाख का इंकर हुआ फर्स्ट क्वार्टर में एंड 90% खर्चा हमने अगले 3 क्वार्टर में डेफर कर दिया, 30% आगे, इस बेसिस पे कि अगले क्वार्टर में सेल ज्यादा है, क्या कर सकते हो, डेफर नहीं कर सकते। तो 10% तो रिकॉर्ड कर लिया, बचा हुआ 90 भी इसी क्वार्टर में आएगा, तो 5 लाख का 90% भी इसी में माइनस होगा, तो माइनस होना चाहिए था इतना, माइनस किया सिर्फ 10%, तो बाकी 90 भी अभी माइनस करो। फिर कहते हैं एडिशनल डेप्रिसिएशन 350 की रिजल्टिंग फ्रॉम चेंज इन मेथड ऑप्शन, वो इस कंसीडर कर ली, तो ठीक है, वो तो कंसीडर कर ली, अच्छी बात है, नहीं करते तो बोलते ना, वो तो कंसीडर कर ली, फिर तो कोई प्रॉब्लम, जो चीज कर ली उसको थोड़ा बोलेंगे। एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉस 136 का इसी क्वार्टर में हुआ, उसे फुली रिकॉग्नाइज कर लिया, बढ़िया काम किया, गलती नहीं करी, क्योंकि इस क्वार्टर में होता इसी में तो करना था, फिर तो गलती नहीं करी ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो दोनों ठीक है, ये दोनों ठीक किए। तो जहां गलतियां थी उनको कंसीडर किया, आपका करेक्ट प्रॉफिट आ जाएगा। सिंपल रूल है, रेवेन्यू खर्चा टू बी रिकॉग्नाइज उस पीरियड में जिस पीरियड में वो होता है, जिस पीरियड में वो इंकर हो रहा है, रेवेन्यू जिस पीरियड में कमा रहे हो उसी पीरियड में आएगा, अपनी मर्जी से डेफर नहीं करने का, ठीक है ना। आगे देखो पेपर में आया क्वेश्चन है 4 नंबर का, क्वेश्चन क्या है, एबीसी लिमिटेड मैन्युफैक्चर ऑटोमोबाइल पार्ट्स, नेट प्रॉफिट कितना 20 लाख का बेटा तीसरे क्वार्टर का है, ठीक है ना, 20 लाख का प्रॉफिट है तीसरे क्वार्टर का। एडजस्टमेंट यहीं पे डिस्कस कर लूंगा, बैड डेट्स 1 लाख के इंकर हुए थे इस क्वार्टर में, 50% बैड डेट्स हमने डेफर कर दिए, कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, तो हमें माइनस करना था 1 लाख, हमने माइनस किया सिर्फ 50 क्यों, क्योंकि हमने 50% ही तो रिकॉर्ड किया, 50% डेफर कर दिया, क्या कर सकते नहीं, तो जो बचा हुआ 50% है वो भी तो अभी आएगा ना, तो 1 लाख का 50% 50,000 वो अभी माइनस होएगा, वो अभी माइनस होएगा, तो आपका 20 लाख तो था ही, 50,000 भी अभी माइनस होना है, वो अभी माइनस होएगा, ठीक है ना। फिर आगे कहते हैं एडिशनल डेप्शन 450 रिजल्टिंग फ्रॉम चेंज, उसे कंसीडर कर लिया, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो बढ़िया है। एक्सेप्शनल लॉस 28 का हुआ इस थर्ड क्वार्टर में,
50%, 50% हमने आगे डेफर कर दिया। क्या कर सकते हो डेफर? सर नहीं कर सकते, हम अपना सारा इसी में रिकॉर्ड करेंगे। पिछले में किया था सारा तो ठीक किया था, यहाँ नहीं किया, आधा ही किया है, तो करना था पूरा 28 माइनस, करा कितना? सिर्फ 14,000 माइनस, तो बाकी 14 और करो। जो आप डेफर कर रहे हो, जो आप डेफर कर रहे हो उसे नहीं कर सकते, तो उसको भी इसी क्वार्टर में माइनस करना था, तो 14 यहीं आएगा, 14 यहीं आएगा मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है ना। फिर अगला 5 लाख का खर्चा क्या था? एडमिन खर्चों का, पर्टेनिंग टू थर्ड क्वार्टर। डेफर करा इस आर्गुमेंट में कि फोर्थ क्वार्टर में ज्यादा सेल होगी, देयरफॉर फोर्थ क्वार्टर को डेबिट कर दिया उस खर्चे से। खर्चा यूनिफॉर्म है थ्रू आउट ऑल क्वार्टर्स, तो बहुत सही प्रॉफिट लॉस। तो क्या आप डेफर कर सकते थे इसके में अगले में ज्यादा सेल होगी? नहीं कर सकते, जिस क्वार्टर का खर्चा उसी में आएगा, तो 5 लाख इसी में से माइनस करना था, इसी में से करोगे तो आपका करेक्ट प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। 1122 लाइन्स लिखनी है, नियम की बात खत्म होगी, बस आपका करेक्ट प्रॉफिट आ गया 14,36,000। क्वेश्चन कंप्लीट। अगला देखो, एक और 4 नंबर का क्वेश्चन आया है, ठीक है ना, फिर अगले पॉइंट पर जाएंगे। क्वेश्चन क्या है? ध्रुव लिमिटेड टेलीविजन देते बेटा वेरियस कंपनीज को ऑल ओवर इंडिया। फाइनेंशियल ईयर कब एंड होता है? 31 मार्च को। फॉर दी फाइनेंशियल ईयर 22-23 कंपनी का प्रॉफिट जो आया था वो 2.4 था, पूरे साल का दे रहा है बेटा, ये पिछले पूरे साल का दे रहा है, 2.4 करोड़ था। उन्होंने इंटरिम रिपोर्ट दी हर क्वार्टर की, नेट प्रॉफिट सेकंड क्वार्टर का 23-24 का, करंट ईयर के 23-24 की बात कर रहा है, इस क्वार्टर की, उसका प्रॉफिट है 56। पिछले साल का प्रॉफिट दिया पूरे साल का, और इस बार का सेकंड क्वार्टर का दिया। फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स आपके सेकंड क्वार्टर में बात करने जा रहे हैं, हमें करेक्ट नेट प्रॉफिट निकालना है, ठीक है ना। सबसे पहला पॉइंट कह रहे कंपनी की एक प्रैक्टिस है कि वो बोनस देते हैं 5% ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। तो उनकी पॉलिसी क्या है? आपके पास प्रॉफिट का 5% बोनस दिया जाता है, ठीक है ना। हिस्ट्री है उसकी देने की, तो वो एक तरीके से हमारा जब हम अपने पास सीखते भी है तो हम यही बात करते हैं कि ऑब्लिगेशन वगैरह की प्रोविजन में हमारी कंस्ट्रक्टिव होती है, लीगल ऑब्लिगेशन। कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन हर साल देते आ रहे हैं, पास प्रैक्टिस बोनस देते ही देते हैं, कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन है ऑफ डूइंग सो, एंड द अमाउंट इज रिकॉग्नाइज इक्वली इन द ईच क्वार्टर। और हम क्या करते हैं, जो भी बोनस का खर्चा ना उसे चारों क्वार्टर्स में बांटते हैं, चारों क्वार्टर में बांटते हैं। उन्होंने बोनस डिक्लेयर किया 1 जून को, बट इकोनॉमाइज कर लिया पूरा अमाउंट इन द सेकंड क्वार्टर। देखो जितना पिछले साल हम उन्हें कमाते हैं उसका 5% हम बोनस देते हैं, और वो चारों क्वार्टर में बांटते हैं। हमारी पॉलिसी है कि हम बांटते चारों, मतलब खर्चा ओवर द पीरियड ही रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, वो तो ठीक बात है। अब यहाँ पर में हमने डिक्लेयर 1 जून को, क्या हमने सारा खर्चा इसी क्वार्टर में डाल दिया? क्या आप ऐसा कर सकते हो? नहीं कर सकते भाई, नहीं कर सकते। आपने चारों क्वार्टर में बांटना है। अब यहाँ उल्टा कर दिया, यहाँ सारा खर्चा इस क्वार्टर में डाल दिया, जबकि डालना तो 1/4 ही था ना। तो आपका बोनस बनता कितना है? 2.4 करोड़ का 5%, क्योंकि प्रॉफिट पिछले साल का इतना था 12 लाख, तो हमें सही मायने में सिर्फ डालना था 3 लाख। 25% के हिसाब से 3 लाख ही बनाना यार, पर हमने सारे का सारा 12 लाख ही बुक कर लिया अपने पास Q2 में। हमने ज्यादा कर लिया, अब तक उल्टे हो रहा था, हम करते ही नहीं थे, हम डेफर करते थे। यहाँ उल्टा है, यहाँ डालना ही सिर्फ 25% के हिसाब से, 1/4 के हिसाब से आपको 3 लाख था, हमने डाल दिया कितना आपके पास में? 12 लाख, तो एक्सेस 9 लाख डाल दिया। तो 9 लाख को ऐड बैक करेंगे, माइनस नहीं करना, ऐड बैक करना है, क्योंकि हमने खर्चा ज्यादा डाल दिया बोनस का, हमने एक्सपेंस ज्यादा बुक कर लिया, उसे ओवर द पीरियड बुक करना है चारों क्वार्टर में, ठीक है ना। ये सब कंपनी इंटेंड्स टू इंकर मेजर रिपेयर एंड रेनोवेशन एक्सपेंस फॉर ऑफिस बिल्डिंग के लिए करना है। इसके लिए उन्होंने कोटेशन मंगानी शुरू करी वेंडर से, टेंटेटिवली आइडेंटिफाई करा वेंडर भी, और एक्सपेक्टेड कॉस्ट 34 लाख उसको प्रोवाइड कर दिया। क्या आप कभी कोटेशन मंगाने पे खर्चा प्रोवाइड फॉर कर देते हो? नहीं सर भाई, खर्चा होने तो दो, खर्चा तो हुआ नहीं। हमने टेंटेटिव बेसिस पे, सिर्फ नेगोशिएशन के बेस पे वेंडर का जो एक्सपेंस बनता है, हमने कुछ कराया नहीं काम, तो हमने उसकी प्रोविजन ना दी। क्या कर सकते हो? नहीं कर सकते, तो इससे प्रॉफिट आपने कम कर लिया, कोटेशन मंगा रहे हो और सिर्फ उसकी प्रोविजन ना दी, तो आपके पास क्या करा जाएगा सर? 34 लाख एड बैक करेंगे। यहाँ चीज़ें उल्टी आ रही है, यहाँ आपने खर्चे अननेसेसरी रिकॉर्ड कर लिए, जबकि करने बनते नहीं थे। एक्सेप्शनल लॉस 4.2 लाख का इंकर हुआ था सेकंड क्वार्टर में ड्यू टू वर्कर स्ट्राइक। 50% जो है आपके पास में वो डेफर कर अगले में, हाँ वो नहीं कर सकते, तो बचा हुआ जो 50% है वो भी अभी माइनस होगा, वो भी अभी माइनस होगा। 4.2 लाख का 50%, 2,10,000, तो ये आपका करेक्ट प्रॉफिट निकल के आ जाएगा 9690। तो हमने पॉइंट अपने पास सीख लिया। अच्छा क्वेश्चन था, डिफरेंट क्वेश्चन था। तो ये हमारे पास क्वेश्चन मैंने किसके कराया बेटा आपको, विच इज अबाउट दी जो हमारा रिकॉग्निशन मेजरमेंट में एक पॉइंट आता है कि खर्चे रेवेन्यू को लेकर। अब हमारे पास बेटा इसमें और भी पॉइंट्स आते हैं, 2 पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन बचा, ये वाला आपके पास इंपॉर्टेंट है। इनकम टैक्स एक्सपेंस फॉर द इंटरिम रिपोर्टिंग पीरियड, इनकम टैक्स एक्सपेंस। नो, इनकम टैक्स एक्सपेंस को मैं क्वेश्चन समझाता हूँ, फिर मैं छोटे छोटे पॉइंट्स लेते जाएंगे, मैं सारे क्वेश्चंस के कराने वाला हूँ आपको डिस्कस, ठीक है ना। कंपनी है, मान लीजिए उसको उम्मीद है कि अर्न कर पाएगी 15,000 प्री टैक्स प्रॉफिट हर क्वार्टर, और उसका जो टैक्स स्लैब है वो कुछ ऐसा है, 20% पहले 20,000 पे ऑफ द एनुअल अर्निंग्स, 40% ऑन ऑल दी एडिशनल अर्निंग्स पे, मतलब स्लैब रेट लगता है।
तो कंपनीज को स्लैब रेट नहीं होता, बट मान रहे कि स्लैब रेट है, चलो क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है ना। क्वेश्चन हमेशा टैक्स रेट जो देगा वही लेना बेटा, आपको इनकम टैक्स की नॉलेज नहीं लगानी कि क्या रेट लगता है, ठीक है। तो हमारा है 20% पहले 20,000 पे, फिर उससे ऊपर पे 40% लगता है। हमारी उम्मीद है हमें 15-15 हज़ार का प्रॉफिट होगा हर क्वार्टर में। बताओ इनकम टैक्स का खर्चा कितना आएगा। तो वो ये बोलता है, आपने ऐसा नहीं करना कि क्वार्टर 1 में आप बोलेंगे 15,000 है तो उसका 20% लगा दो, भाई वो पहली स्लैब में फॉल कर रहा है। फिर अगले क्वार्टर में जाओगे तो अच्छा 5,000 पे 20%, अगले 10,000 पे 40%। ये नहीं है कि जब स्लैब क्रॉस करेगी तब। वो कहता है अपने पूरे साल की इनकम का अनुमान लगाना है, पूरे साल का टैक्स का अपने कैलकुलेशन करनी है, और उससे एक एवरेज रेट निकाल लेना जिसे स्प्लिट कर देना। सिंपल बात है। तो पूरे साल की एक्सपेक्टेड इनकम कितने, 15,000 का प्रॉफिट है हर क्वार्टर, तो 4 क्वार्टर का आपके पास कितना हो जाएगा, 60,000। इस 60,000 पे पूरे साल का क्या टैक्स बनता, सर 60,000 बनता पहले 20,000 पे 20%, फिर उससे ऊपर 40,000 पे 40%, तो ये टैक्स बनता। अब हम कह रहे हैं ये टैक्स कितनी इनकम बनेगा, सर 20,000 का टैक्स बनेगा 60,000 की इनकम पे। इसे बोलते हैं एवरेज एनुअल टैक्स रेट, वेटेड एवरेज रेट। सिंपल एवरेज रेट निकाल लिया। तो ये हमारा एवरेज रेट आया 33.33%। अब हमने क्या करना है, यही रेट लगा देना हर क्वार्टर की इनकम के ऊपर, यही रेट लगा दें। तो इनकम हमारी सेम है तो यही रेट लगा देंगे, ये हमारा टैक्स बन गया सिंपल। ताकि वो आपका यूनिफॉर्मिटी हो रही है, बस रूल ये है। यूनिफॉर्मिटी करने के लिए ये चीज़ करी जा रही है, ये चीज़ करी जा रही है, ठीक है ना बेटा बात। तो हमारे पास में ये एक तरीका है, एस्टिमेटेड पूरे साल की इनकम, एस्टिमेटेड उससे टैक्स, एवरेज रेट निकालना और वो अप्लाई कर देना, ठीक है। अब आगे देखो मजेदार, कंपनी ए का प्रॉफिट है 60,000 का प्री टैक्स प्रॉफिट पहले क्वार्टर में, पर आगे लॉस उम्मीद कर रहे हैं 15-15 हज़ार का अगले 3 क्वार्टर में। टैक्स रेट क्या, 20% की स्लैब है पहले 20,000 पे, और फिर 40% एडिशनल। तो टैक्स स्लैब तो ये है, पहले क्वार्टर में प्रॉफिट है, अगले में 3 में लॉस है। तुम्हारा टोटल इनकम कितनी बनेगी, ये लॉस है तो 15,000 ही बनेगा इनकम। इस पे टैक्स कितना बनेगा, सर ये तो पहली स्लैब में रह जाएगा 15,000 का 20% 3,000, तो टैक्स का रेट कितना हो गया 3,000 और 15,000 की इनकम पे 20% ही आया। अब यही 20% हमने लगाना है, तो 60,000 पे 20% 12,000, अगलों में लॉस है ना तो माइनस में ही आ रहा है। तो यानी कि अगर ये टैक्स एक्सपेंस है, ये डेबिट हो रहा है, ये खर्चे के रूप में आ रहा है, तो ये आपका माइनस के रूप में क्रेडिट के तौर पे आ जाएगा, टैक्स सेविंग को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो रूल वही है, रूल वही है, ठीक है ना। तो पहले टैक्स एक्सपेंस है तो बाद में टैक्स सेविंग हो जाएगा जिनमें लॉस आ रहा है, क्योंकि एवरेज रेट निकाल के करा गया, एवरेज निकाल के किया हमने, ठीक है ना। यहाँ तक बात समझ आई, यस सर। आगे को देखते हैं। अब यहाँ पे मैंने जब कॉन्सेप्ट लिखा, देखो क्या बोला है, इट इज रिकॉग्नाइज इन ईच इंटरिम पीरियड यूजिंग द एवरेज एनुअल टैक्स रेट। क्या लगाना है बेटा, एवरेज एनुअल टैक्स रेट लगाना है। कैलकुलेट करेंगे एस्टिमेटेड एनुअल इनकम, उस पर एस्टिमेटेड एनुअल टैक्स निकालेंगे, विच इज एस्टिमेटेड एनुअल इनकम माइनस लॉस का मैं पॉइंट लाऊंगा इनटू एप्लीकेबल टैक्स रेट। इनकम निकाली, उस पर टैक्स निकाला, उससे क्या निकालेंगे, टैक्स रेट निकालेंगे, टैक्स डिवाइडेड बाय इनकम इनटू 100। और टैक्स एक्सपेंस क्या होगा, जो भी उस क्वार्टर का प्रॉफिट लॉस है उस पर एवरेज टैक्स रेट लगा देना है, एवरेज टैक्स रेट लगाना, यही हमने किया। अब यहाँ पे कुछ छोटे छोटे पॉइंट है जिसको लेके हम सीखते जाएंगे, अभी क्वेश्चन भी कराऊंगा। सबसे पहले बेटा बात आती है, भाई स्पेशल इनकम कहाँ से रह जाएगी पीछे, तो स्पेशल इनकम भी तो आ सकती है हमारे पास में, स्पेशल इनकम भी तो आ सकती है। तो यहाँ पे मतलब पेपर में भी आया हुआ 6 नंबर क्वेश्चन, कहते हैं अगर कोई स्पेशल इनकम आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कैपिटल गेन वगैरह, तो उस पर रेट अलग हो सकता है, ठीक है ना। जैसे लॉटरी ये आपका कैपिटल गेन है, तो उस पर वो कहता है सिंपल सी बात है, उसको अलग ही डील करो, उसको इस एवरेज रेट के साथ मत लेके आना, उसको जिस क्वार्टर में होगी उस पर उस क्वार्टर पे ये वो वाला रेट लगा देना जो उस पर लगता है, उसको बाकी के साथ मत कंसीडर करो। बाकी नॉर्मल इनकम को अलग रखो, स्पेशल इनकम को अलग रखो, ठीक है ना, ये रूल है हमारा। अब जैसे नारायण लिमिटेड ने इन्फॉर्मेशन दी और आपसे बोला टैक्स एक्सपेंस निकालो हर क्वार्टर का, ठीक है ना। अब इसमें क्या एस्टिमेटेड एनुअल इनकम कितनी है, 33 लाख, और कहते हैं इसमें इंक्लूड है कैपिटल गेन 8 लाख का। 33 लाख में इंक्लूड है कैपिटल गेन 8 लाख का, तो हमारी यानी कि 25 लाख की नॉर्मल इनकम है, 8 लाख की स्पेशल इनकम है कैपिटल गेन की। एस्टिमेटेड इनकम पहले क्वार्टर की 7 लाख है, अगले की 8 लाख है, थर्ड क्वार्टर में वो एक्सपेक्टेड है हमें 8 लाख का, वो थर्ड में था 12 लाख की उसमें इनकम, टोटल में 8 लाख उसमें से स्पेशल टैक्स वाली स्पेशल इनकम है। और क्वार्टर 4 कितने, अब चारों को ऐड करेंगे ना ये मैच कर जाएगा, पर वो स्पेशल इनकम थर्ड क्वार्टर में। कह रहे टैक्स रेट क्या है, कैपिटल गेन पे लगता है 12%, ये कैपिटल गेन का है, और बाकी पे क्या है, पहले 5 लाख पे 30, अगले पे 40। अब हमने क्या करना है, कैपिटल गेन को हटाओ, कैपिटल गेन को हटा दो, कैपिटल गेन को हटा दो और बाकी इनकम में निकाल लो। तो मुझे बताओ 33 में से अगर 8 लाख की कैपिटल गेन हटा दोगे तो बचा कितना मेरे प्यारे बच्चों, सर 25 लाख। पहले तो इस 25 लाख पे जो इनकम है एनुअल इनकम, उस पे बताओ टैक्स कितना बनेगा। तो ये आपके पास मैंने लिखे क्वेश्चन के फैक्ट्स। टोटल एस्टिमेट इनकम 33 लाख है जिसमें कैपिटल गेन 8 लाख की। टोटल एस्टिमेट अदर इनकम कितनी है, नॉर्मल इनकम 25 लाख। अब उस पर कितना टैक्स बनेगा, सर 5 लाख पे 30%, बाकी एक्स्ट्रा पे 40। तो 5 लाख पे 30, बाकी एक्स्ट्रा कितना हो गया 20 लाख, क्योंकि टोटल 25 था ना। तो ये टैक्स बनेगा, टैक्स
ऑन इनकम ऑफ 25 लाख का रेट लगाया 38%। तो ये हमने किसका निकाला, नॉर्मल इनकम, उसी का निकालेंगे। अब जिन जिन क्वार्टर्स में नॉर्मल इनकम है उन क्वार्टर्स पे ये रेट लगा दो। तो पहले क्वार्टर में भी यही थी 7 लाख की, फिर अगले में भी यही थी और लास्ट में भी यही है 7 8 6, 7 8 और 6। और जो ये वाला क्वार्टर था जिसमें आपके पास 12 लाख है क्वार्टर 3 में, उसमें 8 लाख के ऊपर क्या कैपिटल गेन है। तो कहते हैं जो 4 लाख की नॉर्मल इनकम है उस पर 38% लगा एवरेज रेट, और जो कैपिटल गेन है उस पर उसी का स्पेशल रेट लगा दिया 12%, तो 12 लगा दिया, तो टोटल टैक्स उस क्वार्टर का आ जाएगा। सिंपल है भाई, ट्रीट स्पेशल इनकम सेपरेटली और उसी क्वार्टर में तब्दील करो। एवरेज रेट निकालने के लिए उससे कोई कंफ्यूजन नहीं करनी है। ये हमारा पॉइंट आता है। क्वेश्चन 7 इससे करा मल्टीपल आपके पास टैक्स रेट फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ इनकम। जब डिफरेंट इनकम स्ट्रीम्स होती है, नॉर्मल इनकम और कैपिटल गेन, दे आर सब्जेक्ट टू डिस्टिंक्ट टैक्स, अलग अलग टैक्स रेट्स उन पे, तो उन्हें सेपरेटली डील करना है। नॉर्मल इनकम के लिए एवरेज टैक्स रेट निकालो, एवरेज एनुअल टैक्स रेट, और कैपिटल गेन के लिए एप्लीकेबल टैक्स रेट जो है, तो उसका जो क्वेश्चन था वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया यहाँ पर। अच्छा आगे देखो बेटा, अब इसमें एक छोटा सा पॉइंट आना है। देखो एक आ रहा था लॉस जब आपको करंट पीरियड में था, जो मैंने एक एग्जांपल पहले कराया क्वेश्चन। अब ये लॉस पीछे से उठ के आ रहा है, देयर इज अ डिफरेंस, दोनों बातों में डिफरेंस है। एबीसी प्रेजेंट करता है इंटरिम रिपोर्ट क्वार्टरली। 1 अप्रैल को एबीसी ने कैरी फॉरवर्ड है बेटा, उसका कैरी फॉरवर्ड लॉस है 600 लाख का इनकम टैक्स पर्पज से, जिसपे डीटे वगैरह उसने नहीं बनाया हुआ, तो उसका कैरी फॉरवर्ड लॉस आ रहा है। इन्होंने अर्न किया 900 लैक्स इन ईच क्वार्टर एंडिंग 30 जून, 30 सितंबर, 31 दिसंबर, 31 मार्च। चारों क्वार्टर में हमारी इनकम जो है वो 900 लैक्स ईच ही है, एक्सक्लूडिंग द ऑब्वियसली कैरी फॉरवर्ड लॉस, वो तो अलग है। इनकम टैक्स रेट कितना है, 40%। बताओ कितना एक्सपेंस होगा। अच्छा कहता है सर 40% एक ही है, सीधा 40% लगा दो। नहीं, यही तो नहीं करना, प्लीज समझो। आपका इसमें कैरी फॉरवर्ड सेट ऑफ लॉस का पॉइंट आ रहा है। आपकी इनकम कितनी एस्टिमेटेड है सर, 3600 है इस साल की। इस साल की इनकम तो इस साल की जो उम्मीद करो वो तो 3600 करो, 900 पर क्वार्टर। बट जब आप टैक्स निकालने जाओगे, विल यू से कि मेरा टैक्स इस साल का 3600 पे 40% बनेगा? नहीं, क्योंकि जब आप टैक्स देना है सरकार को तो उस समय जो पिछले साल का लॉस आपका कैरी फॉरवर्ड होकर आ रहा है, आप उसे सेट ऑफ करेंगे ना। तो आपका जब टैक्स दोगे वो तो 3600 में 600 माइनस करके उस पर 40% लगाओगे ना, टैक्स जो है 1200 लाख बनेगा भाई। वो 1200 लाख बन रहा है जो टैक्स आपके पास बना। इट इज नॉट 3600 का 40%, भी 3000 का 40% जो टैक्स है। क्यों? क्योंकि पिछले साल से उठ के आ रहा है लॉस, तो उसकी वजह से इस साल टैक्स कम बनेगा। और इस पे एवरेज एनुअल टैक्स रेट अब क्या हो जाएगा, ये रहा टैक्स, ये रही इनकम। डिनोमिनेटर के अंदर में प्लीज डू नॉट डिडक्ट 600 लैक्स इन दिस। इसमें 600 नहीं लेना, 600 का रेलिवेंस वो पिछले साल का लॉस है, वो सिर्फ टैक्स लाइबिलिटी निकालने में आपका माइनस हो रहा है। जो ये इनकम है वो तो इस साल की है, ठीक है ना। तो ये रेट आया। अब क्या करना है, हर क्वार्टर की इनकम पे ये रेट लगा देना है। हर रिस्पेक्टिव क्वार्टर के इनकम में ये रेट लगा दोगे 1/3, तो ये आपका इतना इतना टैक्स बन जाएगा। ये टोटल करोगे तो 1200 लाख आ गया, ठीक है ना। तो हमारा तभी ना यहाँ पे एक पॉइंट था, इनकम तो उस साल की निकालनी है, पर जब टैक्स निकालना है ना तो इनकम माइनस अगर कोई कैरी फॉरवर्ड लॉस है एज पर इनकम टैक्स एक्ट। अगर कोई लॉस है तो ऑब्वियसली उसकी वजह से टैक्स कम बन जाएगा ना, उसकी वजह से टैक्स कम बन जाएगा ना। यस सर, ओके। ये क्वेश्चन बेटा आप देख सकते हैं 4 नंबर का पेपर में आया है, पेपर में 4 मार्क्स का क्वेश्चन। एक आधा पॉइंट ही अच्छा है इसमें, जिसकी वजह से मैं क्वेश्चन भी यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। है आसान सा क्वेश्चन, करके गए हो तो स्टैंडर्ड को तो गलती नहीं करोगे। फाइजर लिमिटेड लिस्टेड कंपनी जो इंटरिम में आपके पास में रिपोर्ट बना रहे हैं एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। 1 अप्रैल 23 को उनका एक ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस आ रहा है 620 लाख का अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। तो ये 620 लाख का क्या कैरी फॉरवर्ड लॉस आ रहा है, इसका हमें पता है टैक्स निकालते समय में रोल आएगा। ड्यू टू सडन चेंज इन द गवर्नमेंट पॉलिसीज कंपनी की बिजनेस टर्न अराउंड हुई और इनकी क्वार्टरली अर्निंग कितने बेटा 650 लाख एंड 360 लाख फॉर द फर्स्ट 2 क्वार्टर्स ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23-24। प्लीज इंग्लिश को ध्यान से पढ़ना, बस इंग्लिश है। पहले दो क्वार्टर्स की इनकम बता दी 650 और 360। जो मैं पहले क्वार्टर की लिखूंगा 650 है, दूसरे कितनी है 360, और एक ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस आ रहा था 620 का, वो उसने लिखा था। अब इंग्लिश में गलती नहीं करनी। कहता है एंटीसिपेट कर रहे नेट अर्निंग ऑफ 720 लाख इन द कमिंग हाफ ईयर एंडेड 31 मार्च 24। पहले 2 क्वार्टर्स के अलग अलग बताई, जो अब बता रहे 720 वो अगले 6 महीने की बता रहे, तो इकट्ठे करके दे रहा 2 क्वार्टर्स की, जिसमें से 160 लाख का लॉस है पहले। अब वो क्या कह रहा है, क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 है, इन दोनों का मिला के इस 720 लाख प्लस है, पर सिर्फ क्वार्टर 3 में 160 लाख का लॉस है, ये लिख रहा है। तो क्या ये निकाल लोगे? ये निकाल लेंगे। ये चीज कह रहा है वो कह रहा है दोनों क्वार्टर का मिला के 720 और थर्ड क्वार्टर में 160 का लॉस है। तो बस यही मेन चीज ध्यान देने वाली थी। तो थर्ड में लॉस है और दोनों को मिला के 720 है, तो इसका क्या हो जाएगा 880। अभी तो दोनों को मिला के 720 बनेगा ना, बस इंग्लिश थी थोड़ी सी।
उसके अलावा क्या दिया बेटा, जो टैक्स रेट है वो 25% है, पर 10% सरचार्ज भी है, 10% सरचार्ज भी है। तो सरचार्ज होने से ऑब्वियसली टैक्स बढ़ जाएगा आपके पास में, वो टैक्स के ऊपर लगता है, टैक्स के ऊपर लगता है। अच्छा, आपकी टोटल इनकम तो इतनी बनेगी, चारों को ऐड करेंगे इस साल की, पर टैक्स इस पे नहीं लगाना। टैक्स के लिए पिछले साल के ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस को माइनस करना है, तो वो आपके पास ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस माइनस होगा, उस पर रेट लगेगा। अब अगर 25% मेन रेट है और 10% सरचार्ज है, तो आई कैन से इफेक्टिव रेट इज 27.5, क्योंकि टैक्स के ऊपर लगता है, तो हमें डायरेक्ट रेट लगाना है। अगर आप कहते हो नहीं नहीं, तो बेटा आप क्या करोगे, फिर इस वैल्यू के ऊपर पहले लगाओ 25%, फिर उस वैल्यू का टैक्स के ऊपर लगाओ सरचार्ज, तो इतना बनेगा, वो आप सीधे रेट लगा दो 305.25। और ये टैक्स किस पे बन रहा है, ये टैक्स बन रहा है और इनकम हो 1730। प्लीज डिनोमिनेटर के समय लॉस मत माइनस कर देना, वो सिर्फ टैक्स निकालने के लिए था। पिछले साल का जो लॉस ब्रॉड फॉरवर्ड वाला है वो सिर्फ टैक्स निकालने के लिए है। करंट ईयर की इनकम में करंट ईयर की ही चीज आएगी, करंट ईयर का प्रॉफिट, करंट ईयर का लॉस, ठीक है ना, जो भी आ रहा है क्वार्टर वाइज। तो ये आपका रेट आ गया। अब ये रेट क्या करना है, रिस्पेक्टिव जो भी इस साल की थी उस पर रेट लगा देना है, आपका बन जाएगा आपका रिस्पेक्टिव टैक्स एक्सपेंस या टैक्स सेविंग। क्वेश्चन अच्छा था, सिर्फ एक ये 1880 निकालने के लिए, और यहाँ पे वो सरचार्ज वाला पॉइंट था छोटा सा, लॉस वाला तो ऑलरेडी हम सीख ही चुके थे, लॉस वाला हम ऑलरेडी सीख ही चुके थे बेटा, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर हो गया ये सर। अगला हमारे पास में जो बेटा पॉइंट आता है वो छोटा सा, मतलब 2 पॉइंट छोटे छोटे से इसमें, जिसको क्वेश्चन कराने लगा मैं। कहते हैं एंटिटी ने रिपोर्ट किया क्वार्टरली आज 150 का प्री टैक्स प्रॉफिट इन द फर्स्ट क्वार्टर, बट एक्सपेक्ट टू इंकर अ लॉस ऑफ 50,000 ईच ऑफ द रिमेनिंग 3 क्वार्टर्स। तो पहले क्वार्टर में प्रॉफिट है, अगले 3 क्वार्टर में लॉस है, तो 50-50-50 करोगे तो इनकम तो जीरो होगी, इनकम जीरो हो जाएगी तो टैक्स भी जीरो हो जाएगा भाई, इनकम जीरो, टैक्स जीरो, रेट जीरो आप बोलेंगे। बट ध्यान सुनो, जब ऐसा हो रहा है, किसी क्वार्टर में प्रॉफिट, किसी क्वार्टर में लॉस, और उससे जीरो ही हो जाता है, तो यहाँ पे सिंपल बोलते हैं, जो एवरेज रेट क्वेश्चन ने सीधा टैक्स का दिया वो लगाना है। कहता है एंटिटी ऑपरेट्स इन जुरिडिक्शन जहाँ पे एवरेज रेट खुद ही दे रहा है 30% है, 30% है। मैंगो लगता है, मैनेजमेंट को लगता है सिंस एंटिटी की जीरो इनकम है तो एनुअल टैक्स एक्सपेंस भी जीरो है, टैक्स एक्सपेंस जीरो होगा। तो बताओ क्या करना है, क्या वो सही सोच रहे हैं? नहीं सर, इसमें क्या बोलता है वो, कहता है अगर जीरो ही हो जाए, जीरो ही हो गया, तो आपने वो नहीं अपने पास देखना कि जीरो ही लगाओगे टैक्स ना, आप बोलोगे कि जो क्वेश्चन है एवरेज रेट दिया वो सीधा लगा दो, जो क्वेश्चन ने रेट दिया, तो आपने 30% लगाना है हर पे, तो 150 का 30% 45,000 टैक्स एक्सपेंस, और अगलों में जो भी 50-50-50 था उस पर माइनस 15-15-15 आ जाएगा टैक्स एक्सपेंस, टैक्स इन। तो अगर ये जीरो है तो कंसिडर एवरेज टैक्स रेट जो क्वेश्चन में गिवन है, एवरेज टैक्स रेट जो क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं जीरो एस्टिमेटेड एनुअल टैक्स, तो इफ एस्टिमेटेड एनुअल इनकम इज जीरो, एवरेज टैक्स रेट विल नॉट बी कंप्यूट, नहीं निकाला जाएगा। जो आपका टैक्स रेट क्वेश्चन में दिया है उसे ही हम कंसिडर कर लेंगे, उसे ही हम कंसिडर कर लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है बात। यस सर। देन वन मोर बेटा क्वेश्चन एक छोटा सा आ रहा है ऑफ दी ओवरलैपिंग को लेकर, जनरली प्रिवेलेंट नहीं होता, बट हमें बता रहा है वो आपका दिया गया पॉइंट, तो इसलिए कि अगर आपका इनकम टैक्स का जो ईयर है, जो वहाँ पे आप ईयर यूज़ करते हैं पूरे 12 महीने का, और जो अकाउंट्स के अंदर में आप यूज़ कर रहे हैं ईयर को, मतलब जो किताबें बनाने के लिए, अकाउंटिंग करने के लिए, वो दोनों अलग अलग है, ओवरलैपिंग हो रही है। एंटिटी का अकाउंटिंग ईयर है बेटा 31 दिसंबर को, जबकि टैक्स का ईयर है 31 मार्च। तो टैक्स में साल चल रहा है अप्रैल टू मार्च, अकाउंट्स में चल रहे हैं जनवरी टू दिसंबर, तो हमारा मान लीजिए जनवरी टू दिसंबर तक है। अब टैक्स में तो यहाँ खत्म हो जाएगा ना ईयर, टैक्स में तो यहाँ खत्म हो जाएगा, अकाउंट्स में पूरा साल है। अकाउंट में अगर खत्म होगा वो अगले साल जाके 31 मार्च को, मतलब आपके तब खत्म होगा वो जहाँ पे जाके टैक्स में, ठीक है ना। ये अकाउंट्स का ईयर है, यहाँ टैक्स का खत्म हो गया, ये आपका पीछे चल रहा था और ये आगे अगला है, तो वो ओवरलैपिंग हो रही है। तो वो कहता है इस केस में एंटिटी रिपोर्ट दे रही है हर क्वार्टर की, ईयर एंडेड 31 दिसंबर 19, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है 10,000 ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर का आपका 10,000 है। एस्टिमेटेड इफेक्टिव टैक्स रेट 25% था 31 मार्च 19, मतलब यहाँ तक का सरकार का एवरेज टैक्स रेट जो हमारा है वो निकाल के दे रहा है, एवरेज टैक्स रेट सीधा 25 है, और इसके बाद 30% है आगे का। तो कहता है ध्यान से सुनो दुनिया वालों, यहाँ पे तुमने गलती नहीं करनी, क्या बोलेंगे जो अब तक सीख रहे थे, ये कोई स्लैब नहीं है, क्या बोलेंगे 10,000 का है, उस पर पहले क्वार्टर का 25%, अगले 3 का, फिर एक और एवरेज रेट निकालेंगे, वो दे रहा है एवरेज रेट, तो जो जिस पीरियड का उस पर वो एवरेज रेट लगा दो। तो पहले क्वार्टर में वो टैक्स का ईयर 18-19 है, तो उस पर 10,000 पे 25% ही रेट लग रहा है, तो 25% ही लगेगा। अगले 3 में टैक्स ईयर अगले वाला आ गया, उस समय रेट 30 है, तो वो 30 वाला लगेगा, क्योंकि वो अलग अलग टैक्स के ईयर, तो जो जिस पीरियड का टैक्स का ईयर है उसका जो रेट है वो लगेगा। यहाँ पे ये एक नहीं है कि वो स्लैब्स नहीं दे रहा कि पहले इनकम पे 25% है फिर उससे ऊपर पे 30 है, वो नहीं दे रहा कि जिससे आप एक एवरेज रेट निकालते हो स्टार्टिंग में, ये अलग अलग टैक्स के ईयर्स है।
तो अलग अलग है, तो जो जिस पीरियड का आ रहा है उस पर वो वाला रेट, उस पीरियड का रेट लग जाएगा। तो अगर डिफरेंट टैक्स रेट्स इन द ओवरलैपिंग फाइनेंशियल ईयर, इफ सम इंटरिम पीरियड फॉल्स इन वन फाइनेंशियल ईयर एंड सम इंटरिम पीरियड फॉल्स इन अनदर फाइनेंशियल ईयर, और डिफरेंट टैक्स रेट्स है दोनों सालों के, अलग अलग है, दोनों सालों के अलग अलग टैक्स रेट है, तो एवरेज टैक्स रेट नहीं निकालेंगे, एवरेज रेट नहीं निकालना, ठीक है ना। एप्लीकेबल टैक्स रेट क्या होगा, वो जो आपके पास दे रखा है, फॉर ईच इंटरिम पीरियड विद रिस्पेक्ट टू मनी विल बी यूज फॉर कैलकुलेटिंग इनकम टैक्स एक्सपेंस। तो जो आपका क्वेश्चन है एप्लीकेबल टैक्स रेट दिया है वो जिस पीरियड का दिया है वो लगाया जाएगा उस पीरियड की, उस इंटरिम पीरियड का आपके पास इनकम टैक्स का एक्सपेंस निकालने के लिए। हम यहाँ पे ये नहीं बोलेंगे कि हम पूरे साल का निकालेंगे, क्योंकि वो अलग अलग टैक्स ईयर्स है, तो अलग अलग के लिए अलग अलग रेट लगेगा, अलग अलग के लिए अलग अलग रेट लगेगा, ठीक है ना बात। यस सर। नो, मेरा वन मोर पॉइंट है बेटा, स्टैंडर्ड मैंने बोला ना छोटा सा स्टैंडर्ड है, जल्दी खत्म भी हो जाता है, ठीक है ना। एक पॉइंट रहेगा जिसका रिलेटेड क्वेश्चन आपका बन जाता है, दैट इज एलोकेशन ऑफ फिक्स ओवरहेड्स टू प्रोडक्शन यूनिट्स। ये ना पॉइंट हम इंडेक्स 2 में सीखते हैं इन्वेंट्री में। हम ये बोलते हैं बेटा जो फिक्स ओवरहेड्स होते हैं ना उन्हें अब्जॉर्ब करा जाता है, किस पे अब्जॉर्ब किया जाता है, नॉर्मल प्रोडक्शन और एक्चुअल प्रोडक्शन विच एवर इज हायर। अब अगर आपके नॉर्मल प्रोडक्शन ज़्यादा थी, हमारी एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन ज़्यादा है, और हमारे बाद में जाके एक्चुअल यूनिट्स ऑब्वियसली कम बने हैं, तो उस केस में हमारा पूरा ओवरहेड्स की अब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगी, तो जो अनअब्जॉर्ब रह जाते हैं वो हमारे पीएल में चले जाते हैं। अब ये सारी बात ना इंडेक्स 2 कहता है इन्वेंट्री का हमारा, कि हमारी आपके पास एब्जॉर्प्शन कैसी होती है और उसके बाद में हमारे जो अनअब्जॉर्ब रहते हैं वो पीएल में चले जाते हैं। यहाँ पे जब आप इंटरिम कर रहे हो तो क्वार्टरली कर रहे हो, बस यहाँ एक छोटा सा नियम है, छोटा सा नियम आपके हर क्वार्टर की अपनी अपनी एक्चुअल प्रोडक्शन वगैरह होगी। अब आपने क्या करना है, आपने क्या करना है, आपने क्यूमुलेटिव बेसिस पे चलना है, इस पे चलना है, क्यूमुलेटिव बेस पे चलना है, ताकि वो चीज़ करेक्ट होती जाएगी और ईयर एंड तक वो ठीक हो जाएगा, हर क्वार्टर के एंड तक जैसे जैसे वो ठीक होता जाएगा। तो एज पर इंड AS 34 फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स मस्ट बी एलोकेटेड सिस्टमैटिकली इन प्रोडक्शन यूनिट्स इन ईच इंटरिम पीरियड। हर क्वार्टर को अलग अलग देखेंगे वैसे तो, हर इंटरिम पीरियड को एज पर इंडस्ट्री एलोकेशन बेस होते हैं नॉर्मल प्रोडक्शन और एक्चुअल प्रोडक्शन विचएवर इज हायर। प्रोडक्शन यूनिट्स कंसीडर किस पे होते हैं, ईयर टू डेट पे क्यूमुलेटिव बेसिस पे चलेंगे, उसका अभी क्वेश्चन समझ आ जाएगा। कैलकुलेशन कैसे करते हैं, फिक्स ओवरहेड यूनिट, टोटल फिक्स ओवरहेड कितने डिवाइडेड बाय नॉर्मल प्रोडक्शन और एक्चुअल प्रोडक्शन विचएवर इज हायर। एलोकेशन कैसे होती है, पहले अब्जॉर्ब फिक्स ओवरहेड को जितने एक्चुअल यूनिट्स बने इनटू फिक्स ओवरहेड पर यूनिट जो ऊपर निकला था, और जितने अनएब्जॉर्ब रह जाते बेटा, जितने अनएब्जॉर्ब है भाई टोटल में से जितने अब्जॉर्ब आए बाकी पीएन में चले जाते हैं, जितने आपके अब्जॉर्ब नहीं है वो बाकी पीएन में। अभी क्या होते हैं कैसे होते हैं वो क्वेश्चन समझ आता है, तो पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या मेरे साथ देख लेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है हैवी लिमिटेड का एक प्लांट है जिसकी नॉर्मल कैपेसिटी बेटा 90,000 यूनिट्स बनाने की ऑफ प्रोडक्ट पर एनम, एन एक्सपेक्टेड फिक्स ओवरहेड है 18 लाख के। तो 18 लाख हमारे पास में जो है खर्चा लगता है फिक्स ओवरहेड्स का, और 90,000 यूनिट्स हम पूरे साल के नॉर्मल कैपेसिटी में बना सकते हैं, कोई क्वार्टरली सीजनल वैसे वेरिएशन नहीं है। नॉर्मल एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन हर क्वार्टर की यूनिफॉर्म है, मतलब कह रहे हैं कि क्योंकि वेरिएशन नहीं है तो हमारे हर क्वार्टर में बराबर ही बनेंगे नॉर्मली, तो 90,000 डिवाइडेड बाय 4 ही है, तो 22,500 हमारी हर क्वार्टर की एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन है, ठीक है ना। एक्चुअल प्रोडक्शन साल की कम हुई है वैसे 90 के बदले, ठीक है, और इनकी डिटेल्स भी दी थी कितनी कितनी हर क्वार्टर की हुई है। कह रहा है एलोकेशन करके दिखाओ चारों क्वार्टर का, और क्या क्वार्टरली रिजल्ट अफेक्ट करते हैं एनुअल रिजल्ट को, गिव योर आंसर एज पर इंड AS 34 रेड विद इंड AS 2। देखो साफ लिखते हैं, क्योंकि जो एलोकेशन का क्राइटेरिया है वो रेट निकाल के करना है, वो तो इंड AS 2 बताता है, ये तो सिर्फ क्या कर रहे हैं क्वार्टरली एडजस्टमेंट की बात करने को कह रहे हैं। इस केस में देखो टोटल खर्चा कितना हुआ था, फिक्स ओवरहेड्स कितना है टोटल में 18 लाख का, नॉर्मल प्रोडक्शन कितने 90, वैसे एक्चुअल प्रोडक्शन कितने 87। अब जब अपने पास फिक्स ओवरहेड यूनिट पर ओवरहेड पर यूनिट निकाल रहे हैं तो 18 लाख है डिवाइडेड बाय 90,000 करके हमारा 20 रुपये पर यूनिट आपका एक बार से आ रहा है। अब ध्यान सुनना, हमारे क्वार्टरली में बांटूंगा तो क्वार्टरली बराबर है, कोई वेरिएशन नहीं है, तो क्वार्टरली फिक्स ओवरहेड कितना हो गया डिवाइड बाय 4 करके, और नॉर्मली क्वार्टरली कितने हो गए डिवाइड बाय 4 करके 22,500, दोनों को क्वार्टरली डिवाइड कर दिया। तो आप अगर रेट निकालेंगे तो 4.5 लाख डिवाइड बाय 22,500 और 20 रुपये पर यूनिट आएगा। अब पहले क्वार्टर में एक्चुअल में प्रोडक्शन कितनी हुई 20,000 यूनिट्स हुई, कितनी हुई बेटा 20,000 यूनिट्स एक्चुअल प्रोडक्शन हो रही है। जब एक्चुअल प्रोडक्शन 20,000 यूनिट्स है मेरे प्यारे बच्चों, तो हमारे पास में जब नॉर्मल प्रोडक्शन थी 22,500 और एक्चुअल हुई आपके पास में 20,000 यूनिट, तो जो फिक्स ओवरहेड है 4.5 लाख के वो कैसे स्प्लिट हो रहे होंगे सर, एक्चुअल एलोकेटेड कॉस्ट में, मतलब जो इन्वेंट्री कॉस्ट में जाके ऐड होएगा वो तो एक्चुअल के साथ होएगा ना, तो 20,000 यूनिट्स इंटू जो 20 रुपये हमारा पर यूनिट रेट निकलेगा, तो 4 लाख रुपए हमारी कॉस्ट में जाके ऐड हो जाएगा इन्वेंट्री की, 4 लाख रुपए इन्वेंट्री कॉस्ट में जा रहा है। जो बाकी अनएब्जॉर्ब रह गए भाई, क्योंकि 450 में से 4 लाख ही तो एब्जॉर्ब हो पाए, जो बाकी अनएब्जॉर्ब है वो कहाँ चले जाएंगे, इंड AS 2 के हिसाब से अनएब्जॉर्ब चले जाते हैं पीएल में।
क्योंकि हमारे एब्जॉर्ब कितने होंगे भाई, एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू जो ओवरहेड का रेट पर यूनिट है। बाकी जो एब्जॉर्ब नहीं हो पाए मतलब हमारा खर्चा ज़्यादा लगा, वी वर नॉट दैट एफिशिएंट, हमारी प्रोडक्शन कम हुई है, तो बाकी जो अनएब्जॉर्ब्ड है उसको हम कॉस्ट में थोड़ा ऐड करेंगे, जब यूनिट्स बनाए नहीं तो हमारा वो नुकसान है, तो वो कहाँ चले जाता है, पीएल में चले जाता है, अनएब्जॉर्ब्ड है वो 50,000 पीएल में। अब जब अगले क्वार्टर में आएंगे ना तो प्लीज बस ध्यान नहीं रखना 24,000 को सेपरेटली नहीं डील करना। 24,000 इज नॉट टू बी डेल्ट सेपरेटली, इट हैज टू बी डन इन अ क्यूमुलेटिव टिल डेट वी हैव टू करेक्ट, तो विच इज 20 + 24 44,000 यूनिट्स टोटल में बन गए हैं। और एक्सपेक्टेड कितने हो गए 22,500 + 22,500 करके 45,000 हो जाएंगे। अब हमारा टोटल खर्चा कितना बन गया 4.5 लाख पहले क्वार्टर का, 4.5 लाख अगले का, तो टोटल 9 लाख हो गया। अब हमारी टिल डेट बुक ठीक करनी है, तो टिल डेट एलोकेशन टू कॉस्ट में कितना आएगा, एलोकेशन होगी 44,000 इंटू 20 880। तो आज तक कॉस्ट में 880 चले जाना चाहिए आज तक टोटल में। तो पीएल में कितना जाएगा 9 लाख में से अगर 880 कॉस्ट में जाएगा तो पीएल में जाएगा 20। अब मजे की बात पता है क्या है, मजे की बात क्या जो आपको मेंशन भी करना है इवन, देखो पिछले क्वार्टर में आपने बोला कि पीएल में जाएगा 50, आप टिल डेट कह रहे हो कि पीएल में जाना 20, तो कम हो रहा है, तो इट मीन जो पिछली बार पीएल में डाला वो 50 में से 30 हमारा रिवर्स हो जाएगा। तो 30,000 जो चार्ज इन पीएनएल फर्स्ट क्वार्टर में था वो रिवर्स कर देंगे क्वार्टर 2 में। भाई 50 पिछले साल पीएनएल में लॉस बुक कर लिया एक प्रकार से अनएब्जॉर्ब्ड का, और इस क्वार्टर के अंदर 20 होना चाहिए था टिल डेट, तो हमें 30 रिवर्स करना पड़ेगा ना, तभी तो 20 रह जाएगा, ठीक है ना, तो वो चीज़ आ गई। अब जब अगले क्वार्टर में आए तो 23,500 बनाए, जब 23,500 बनाए तो टोटल कितने हो गए 67,500, खर्चा हो चुका है 4.5 लाख करते करते 3 बार का इतना। एलोकेटेड टू कॉस्ट कितना होगा 67,500 इंटू 20 13.5 लाख। अरे ये तो पूरा हो गया भाई, इतना ही खर्चा आपका नॉर्मल में है, इतना ही आपके पास एलोकेशन हो रहा है, मतलब जो खर्चा लगा है सारा ही एलोकेट हो रहा है, क्योंकि अब टिल डेट नॉर्मल प्रोडक्शन इज इक्वल टू एक्चुअल प्रोडक्शन, विच मीन्स कि इतना कॉस्ट में चला जाएगा टिल डेट। तो यानी कि हमारा जो ये 20,000 अभी भी पीएल में गया हुआ है, गया तो क्वार्टर 1 में था 50, 30 रिवर्स पहले कर दिया, अब बचा हुआ 20 भी रिवर्स कर देंगे, तो 20,000 चार्ज पीएल अर्लियर टू बी रिवर्स, और वो आपका इस क्वार्टर में क्रेडिट हो जाएगा, वो अब रिवर्स हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो अब तक बिल्कुल जो लॉस बुक किया था वो रिवर्स, हमने टिल डेट चलना है। और अब चौथे क्वार्टर में कितने यूनिट्स बनाए सर 19,500, तो 19,500 करके आपके टोटल में आपके बने 87,000 यूनिट्स, टोटल खर्चा 18 लाख लगा, कितना एलोकेटेड कॉस्ट होगा 87,000 टू 20 1740। अब 18 लाख में से 1740 हुआ तो बाकी कहाँ जाएगा पीएल में, और वो ऑब्वियसली इसी क्वार्टर में जा रहा है, क्यों, क्योंकि पिछले बार का पीएल में जितना रिवर्स था वो हो चुका है सारा, पीएल का था वो हम अगर जाएगा तो सारा पीएल में 60 इसी बार जा रहा है क्योंकि टिल डेट है। अब मुझे बताओ अगर आपने क्वार्टर वाइज किया और उसके हिसाब से आप कॉस्ट में एलोकेशन और जो भी है पीएल की बात कर रहे हो, क्या चौथे क्वार्टर के बाद क्या पूरे साल का रिजल्ट और जो क्वार्टरली है क्या वो मैच करेंगे? यस, क्योंकि आपने क्वार्टरली में क्यूमुलेटिव एडजस्टमेंट करते हो, तो जिससे क्वार्टरली रिजल्ट और जो एनुअल रिजल्ट है वो सेम रहेंगे, क्योंकि आप हर क्वार्टर में टिल डेट करके ठीक करते रहते हो, ठीक है ना। सो ये हमारे पास में था बेटा पॉइंट जो है, इसके मैंने यहाँ स्टेप्स भी लिख दी है, ठीक है ना। अगर आपके पास पहले एब्जॉर्प्शन कितनी होगी एक्चुअल यूनिट्स इंटू फिक्स ओवरहेड, वो ईयर टिल डेट लेते हैं, फिर अनएब्जॉर्ब जो होते हैं जो एब्जॉर्ब नहीं कर पाए वो कहाँ चले जाएंगे पीएल में, जो आपके टोटल में से एब्जॉर्ब है, ठीक है ना। मेन चीज़ टिल डेट लेने का है और उसके हिसाब से बताना है कितना कॉस्ट में जा रहा है, कितना पीएल में जा रहा है, अनएब्जॉर्ब वगैरह, बस इतना काम करना है आपको। ये आपके पास में क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है और इसी के साथ में पूरे का पूरा इंडेक्स भी हमारा खत्म हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों। तो होपफुली आपका इंडेक्स 34 में जितने भी पॉइंट्स हैं ना वो मैंने बेटा आपके सारे के सारे रिवाइज करा दिए। जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन थे यहाँ पे 3 तरीके के क्वेश्चन होते हैं, एक जो खर्चा रेवेन्यू अगर मैं बोलूँ जो जिस पीरियड का है, जो जिस पीरियड में खर्चा है, जो जिस पीरियड का रेवेन्यू उसी में आएगा। फिर हमने एक टैक्स वाले करे, वो काफ़ी सारे क्वेश्चन मैंने आपको सारे ही करा दिए, और एक आपका था ये फिक्स ओवरहेड्स वाले का। बाकी स्टार्टिंग में तो वो टाइम वाला था जो पता होना चाहिए, बैलेंस शीट, पीएल, कैश फ्लो, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, कौन कौन से पीरियड के, ठीक है ना। बस यही टाइप के क्वेश्चन है, यही करने अपने पास में। सो विद दिस वी आर थ्रू विद आपके पास कंप्लीशन ऑफ दिस इंडियस। मैंने स्टार्टिंग में बोला था जो भी अगर आपको नोट्स वगैरह बेटा जो मैंने दिखाया वो कहाँ पे मिलेंगे, इसी वीडियो के नीचे बेटा आपको मिलेगा बेटा क्या जो है लिंक मिलेगा ऑफ दी टेलीग्राम चैनल, वहीं पर मैं आप लोगों को बेटा अवेलेबल है जो नोट्स वगैरह सारे के सारे डाले जाते हैं, तो उसको ज्वाइन कर लीजिए। बाकी प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए बनी हुई है जहाँ पे सारे के सारे जो अब तक वन शॉट्स लिए हैं वो वहाँ पे एक ही जगह पे, ताकि आपको जो भी इंडेक्स अपने पास रिवाइज करना है आप अपने पास में कर सकते हैं बढ़िया तरीके से, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में बेटा, टेक केयर, बाय बाय, लव यू, हैव अ ग्रेट टाइम।